इस देश का दुर्भाग्य तो देखिए, यहाँ वीरों को कायर बताया जाता है और कायर आक्रांताएं जो इस देश को लूटने आए, इस देश के लोगों पर अत्याचार किया, ऐसे लोगों को महान बताया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान क्षत्रिय राजा की जिनके साथ इतिहास नहीं बल्कि इस देश के लोगों ने भी अन्याय किया है। हम बात कर रहे हैं महान राजा जयचंद गहरवार जी के बारे में, जो कन्नौज नरेश के नाम से भी जाने जाते थे। महाराज जयचंद विजय चंद जी के पुत्र थे, जिनका राज्य अभिषेक जून 1170 ईस्वी में हुआ था। राजा जयचंद जी पराक्रमी साहसी शासक थे, जिस कारण उन्हें दलपुंज भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासों में भी महाराज जयचंद जी की वीरता का उल्लेख मिलता है। राजशेखर सूरी के प्रबंध कोश उनके अनुसार जयचंद जी सदैव विजेता थे तथा यमुना दोआब उनका अधिकृत प्रदेश था। नयन चंद ने रंभा मंजरी में लिखा है कि जयचंद यवनों का विनाश करने वाला था। युद्ध प्रेमी तथा अपार सैन्य शक्ति रखने के कारण ही उन्हें दल पुंगल की उपाधि मिली थी। जब राजा जयचंद युवराज अवस्था में थे, तब कलिंजर के राजा मदन वर्मा को पराजित किया और राजा बनने के बाद अनेक विजय प्राप्त की। राजा जयचंद जी ने सिंधु नदी पर मुसलमानों से घोर युद्ध किया था तथा रक्त से नदी का नीला जल लाल कर दिया था। जयचंद जी ने शहाबुद्दीन गोरी को कई बार युद्ध में पछाड़ा था। जयचंद जी ने तो अणहिलवाड़ा, जो कि गुजरात में था, एक शासक सिद्धराज को भी हराया था। तराइन के आखिरी युद्ध में क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाने के बाद अजमेर से दिल्ली तक आक्रांताओं का अधिकार हो गया। आक्रांता मोहम्मद गोरी ऐबक को दिल्ली का प्रतिनिधि बनाकर चला गया, लेकिन 2 वर्ष बाद गोरी दोबारा कन्नौज जीतने के लिए विशाल सेना लेकर फिर आया। लेकिन कन्नौज एक संपन्न राज्य था। गोरी जानता था कि कन्नौज जैसे शक्तिशाली राज्य को अधीन करके ही देश पर स्थायी शासन किया जा सकता है। इस युद्ध का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रास्ते में गोरी और ऐबक एक हो गए और कन्नौज पर चढ़ाई की। मुस्लिम आक्रमण की सूचना सुनकर जयचंद युद्ध क्षेत्र में आ गए। इटावा के पास चंदावर नामक स्थान पर घनघोर युद्ध हुआ। महाराज जयचंद जी हाथी पर बैठकर सेना का संचालन कर रहे थे और जयचंद जी की सेना विभिन्न क्षेत्रों में थी, जिससे जयचंद जी का सेना संख्या बल कम था। युद्ध होता रहा और दुर्भाग्य से जयचंद जी को एक तीर आकर सीने में लगा, जिससे उनका प्राणांत हो गया। ये युद्ध सन 1194 में हुआ था। इतने युद्ध लड़ने के बाद भी महाराज जयचंद जी पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, जबकि किसी भी ऐतिहासिक किताब में इस बात का दावा नहीं किया जाता कि जयचंद जी गद्दार थे। इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ तुर्कों मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, क्षत्रियों का नहीं। महाराज जयचंद जी पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने गोरी को भारत में बुलाया था, लेकिन यह आरोप निराधार है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे माना जा सके कि महाराज जयचंद जी ने गोरी की मदद की थी। लेकिन सच तो यह है कि गोरी को भेद देने वाले नित्यानंद खत्री, प्रताप सिंह जैन, धर्मायन तथा इन सब में से सबसे ज्यादा द्रोह करने वाला माधव भट्ट था, जो कि जयचंद के दरबारी कवि और अधिकारी थे। पृथ्वीराज रासो के उदयपुर संकरण में इनका नाम अंकित है। इन कवियों ने गोरी को गुप्त सूचना दी कि संयोगिता प्रकरण में पृथ्वीराज के मुख्य सामंत काम आ गए। अब पृथ्वीराज के पास सामंत नहीं रहे। ऐसा सुनकर गोरी को यकीन नहीं हुआ और उसने फकीर के भेष में दूत भेजे और उन गुप्त दूतों ने जाकर सूचना दी। तब जाकर गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। समकालीन भारत के इतिहास में जयचंद जी का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उन्होंने गोरी की मदद की थी। महाराज जयचंद जी को गद्दार साबित करने के मुख्य कारण तो ये है कि वो बौद्धिस्ट और जो भगवान में अटूट आस्था रखते हैं उनको शरण देते थे, और दूसरा क्षत्रियों को दूसरों समाज के सामने नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए और एक कूटनीति के तहत आपसी फूट डालने का प्रयास किया गया, और इस कारण उनकी कूटनीति सफल हो गई और आज महाराज जयचंद जी को गद्दार साबित कर दिया गया। मैं तो यही मानता हूँ जयचंद जी एक महान राजा थे, जिन्होंने इस मातृभूमि तथा इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने सैकड़ों नए मंदिर बनवाए थे, जिनमें भगवान श्री राम का राम मंदिर भी शामिल है, तथा इन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मेरी माने तो आप भी इस भ्रम को त्याग दें कि महाराज जयचंद जी कोई गद्दार थे। ये एक षड्यंत्र था दूसरे समाज को एक प्रमुख समाज के खिलाफ करके कमजोर करने का। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।